1952 में रिलीज़ हुई फिल्म बैजू बावरा, जिसके डायरेक्टर थे विजय भट्ट साहब, वो उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी इंडिया में। फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था इंडिया में 1952 में। फिल्म का म्यूज़िक ब्लॉकबस्टर था, फिल्म के सारे गाने चार्टबस्टर थे। फिल्म में वेरियस काइंड ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को डाला गया था, जैसे कि राग भैरवी, राग देशी, राग दरबारी, राग देश, राग मांड, राज पुनर्य, धनश्री। हर टाइप का हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को नौशाद साहब ने बैजू बावरा फिल्म में बहुत ही अच्छे से निचोड़ के डाला था। फिल्म का म्यूज़िक जब रिलीज़ हुआ ब्लॉकबस्टर हो गया। फिल्म के गाने पूरे एशिया में, सोवियत यूनियन में सुपर डुपर हिट रहे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने उसी दिन से स्टारडम देखना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ लता मंगेशकर जी, जो फिल्मों में जस्ट अपना पदार्पण कर ही रही थी, वो भी सुपरस्टार बन गई। और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने फिल्म के सारे गाने गाए थे, सिवाय फिल्म के क्लाइमैक्स के, जहाँ पे एक गाना उस्ताद आमिर खान ने गाया था डीवी पलुस्कर साहब के साथ। इस फिल्म के लिए भारत भूषण और मीना कुमारी को बहुत ज़्यादा क्लेम मिला। मीना कुमारी और भारत भूषण को बहुत ज़्यादा प्यार मिला। दोनों उस समय इतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद दोनों रातों रात सुपरस्टार बन गए। फिल्म फेयर ने नौशाद साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया और फिल्म फेयर ने मीना कुमारी को बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल का भी अवार्ड दिया बैजू बावरा के लिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बैजू बावरा के फर्स्ट चॉइस, जो बैजू बावरा टाइटुलर कैरेक्टर था, उसकी फर्स्ट चॉइस डायरेक्टर विजय भट्ट के भारत भूषण साहब नहीं थे, बल्कि उस टाइम के सुपरस्टार दिलीप कुमार साहब थे। क्या है पूरा मामला, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बैजू बावरा फिल्म जब बन रही थी तो उसके डायरेक्टर विजय भट्ट, वो अपने भाई शंकर भट्ट के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे। विजय भट्ट और शंकर भट्ट उस टाइम पे वैसे ही थे जैसे कि आज की डेट में महेश भट्ट और मुकेश भट्ट हैं। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट भी अपने प्रोडक्शन कंपनी विशेष फिल्म्स के थ्रू बजट ओरिएंटेड फिल्म्स बनाते थे। फिल्म का बजट लो रखते थे, फिल्म की स्टोरी, फिल्म के म्यूजिक और फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू पे काम करते थे और कोशिश करते थे कि उनकी कुछ फिल्में साल में अच्छी हिट हो जाएं। वैसे ही विजय भट्ट और शंकर भट्ट भी 1950s 1940s में स्टोरी पे काम करते थे, फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू को लो रखते थे, फिल्म के कहानी पे जोर देते थे, लेकिन फिल्म में उतने पैसे नहीं खर्च कर पाते थे जितना कि वो करना चाहते थे, बिकॉज दोनों ही बजट ओरिएंटेड प्रोड्यूसर्स थे। जब वो लोग इस फिल्म की कहानी लेकर के देवानंद साहब के पास गए, देवानंद साहब के पास डेट्स की इशू थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब वो राज कपूर साहब के पास गए, राज कपूर साहब को फिल्म की कहानी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी। बाद में विजय भट्ट साहब को उनके फ्रेंड ने कहा कि उनको दिलीप कुमार साहब के पास जाना चाहिए, क्योंकि दिलीप कुमार साहब ने इन एंड अराउंड पता कर लिया था कि बैजू बावरा की कहानी क्या है और वो मिलना चाहते थे विजय भट्ट साहब से। तो विजय भट्ट साहब ऑब्वियसली दिलीप कुमार के पास गए ही नहीं थे, क्योंकि उनको लगा था कि वो दिलीप कुमार को अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बट क्योंकि उनको उनके फ्रेंड ने बताया था कि दिलीप कुमार इंटरेस्टेड है इस स्टोरी में, तो विजय भट्ट साहब अपनी फिल्म की कहानी लेकर के गए, दिलीप कुमार साहब के पास पहुंचे और उन्होंने दिलीप कुमार साहब को फिल्म की कहानी बताई, फिल्म के म्यूजिक के बारे में बताया, फिल्म में किस टाइप के हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के वेरियस फॉर्म्स को डाला जाएगा, फिल्म में कैसे तानसेन और बैजू बावरा की एक जुगलबंदी होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में दिलीप कुमार साहब को बताया गया। जब दिलीप कुमार साहब ने फिल्म की कहानी पहली बार सुनी तो दिलीप कुमार साहब के होश उड़ गए। दिलीप कुमार साहब ने ऐसी कहानी कभी सुनी नहीं थी। मुगले आजम उसके 8 साल बाद रिलीज हुई थी, तो उस वक्त तक दिलीप कुमार साहब ने जितनी भी फिल्में की थी, उनमें से दिलीप कुमार साहब का दिल किसी भी स्क्रिप्ट में उस तरह नहीं आया था जैसा बैजू बावरा में आया था। दिलीप कुमार साहब ने विजय भट्ट को यह भी कहा कि उनको नरगिस जी को स्टोरी सुनानी चाहिए, एंड विजय भट्ट साहब, जो कि कल्पना भी नहीं कर सकते थे नरगिस और दिलीप कुमार को अपनी फिल्म में लेने के लिए, वो नरगिस के पास गए। नरगिस जी को भी फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी लगी। नरगिस जी भी फिल्म में जो उनका कैरेक्टर था, जो बाद में मीना कुमारी ने प्ले किया, उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए राजी हो गई। नरगिस जी जो गौरी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी उस फिल्म में, वो भी फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर के, फिल्म के गाने को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश थी और दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस फिल्म को करने के लिए। लेकिन बात वहाँ पे जाकर के अटक गई जब विजय भट्ट साहब ने दिलीप कुमार और नरगिस जी को कोट किया कि वो कितने में फिल्म बना रहे हैं और कितने पैसों में वो लीड एक्टर्स को कास्ट कर सकते हैं। नरगिस जी क्योंकि उस टाइम पे सुपर डुपर हिट एक्ट्रेस थी, क्योंकि उनके पास डेट्स की भी इशू थी, तो वो जो पैसे विजय भट्ट साहब ऑफर कर रहे थे उन पैसों में अपने डेट्स अकोमोडेट नहीं कर पाई और उन्होंने फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। बाद में नरगिस जी के मन में ये भी आ गया कि वो लीडिंग एक्ट्रेस को बहुत कम पैसे दे रहे हैं विजय भट्ट साहब, तो फिल्म जब बनेगी उसका प्रोडक्शन वैल्यू भी कम होगा और फिल्म उस हिसाब से बन नहीं पाएगी जिस हिसाब से विजय भट्ट कहानी सुना रहे हैं। तो नरगिस जी इस फिल्म से हट गई। बाद में दिलीप कुमार साहब को जब पैसे थोड़े से बढ़ा करके ऑफर किए विजय भट्ट साहब ने, तो वो चीज़ भी दिलीप कुमार साहब को सही नहीं लगी। दिलीप कुमार साहब 1950s में इंडिया के नंबर 1 सुपरस्टार थे, एंड दिलीप कुमार साहब को ये बात पता चल गई थी कि राज कपूर और देवानंद दोनों ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। और दिलीप कुमार साहब के नज़र में बस ये तीन ही लोग थे, वो खुद,
राज कपूर और देव आनंद जो सुपरस्टार्स थे, उसके अलावा ये फिल्म किसी और हीरो के पास जाती तो उस चीज़ से दिलीप कुमार को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन दिलीप कुमार साहब को स्टोरी इतनी ज़्यादा भाग गई थी, इस फिल्म की कहानी इतनी ज़्यादा भाग गई थी, इस फिल्म में दिलीप कुमार को म्यूज़िक इतना ज़्यादा भाग गया था, और दिलीप कुमार खुद नौशाद साहब के बहुत करीबी दोस्त थे, तो वो इस फिल्म में कोलैबोरेट करना चाहते थे। बट पैसे जो विजय भट्ट ऑफर कर रहे थे वो दिलीप साहब को सही नहीं लगे। दिलीप साहब को पर्सनली ये लगा कि वो उनके टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर रहा वो पैसा। दिलीप साहब को ये लगा कि जिस टाइप के स्टारडम और जिस टाइप का एक पूरा वैल्यू फिल्म में जुड़ेगा उनके कास्ट होने से, उस हिसाब से पैसे विजय भट्ट साहब उनको दे नहीं रहे हैं। विजय भट्ट साहब ने बाद में समझाने की भी कोशिश की दिलीप कुमार साहब को कि वो बहुत छोटे प्रोड्यूसर हैं और वो बजट ओरिएंटेड फिल्म्स बनाते हैं, बट दिलीप कुमार साहब ने पूरी कोशिश की कि एक कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर लिया जाए। दिलीप कुमार साहब ने प्रॉफिट शेयरिंग की भी बात की कि फिल्म जब रिलीज़ होगी फिर जितने पैसे कमाएगी उसके हिसाब से दिलीप कुमार साहब को कट मिल जाए, लेकिन विजय भट्ट साहब को ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी। विजय भट्ट साहब को पर्सनली ऐसा लगा कि दिलीप कुमार साहब पैसों में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, एंड विजय भट्ट ने पोलाइटली दिलीप कुमार को कहा कि वो इस फिल्म को दिलीप साहब के साथ आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि जो पैसे जिस टाइप के पैसे दिलीप साहब डिमांड कर रहे थे वो किसी भी वे में विजय भट्ट साहब दे नहीं सकते थे। विजय भट्ट साहब उस टाइम पे इतने बड़े डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो वो बहुत बड़े डायरेक्टर बन गए थे। बाद में दिलीप कुमार के इस फिल्म को छोड़ने के बाद भारत भूषण साहब के पास विजय भट्ट गए। भारत भूषण साहब ने पहले भी 4-5 फिल्में कर रखी थी, लेकिन भारत भूषण साहब ने स्टारडम नहीं देखा था। भारत भूषण साहब को जब एक कहानी सुनाई गई जिसमें उन्हें बैजू बावरा का रोल प्ले करना है, तो भारत भूषण साहब के होश उड़ गए। भारत भूषण साहब जितने पैसे लेते थे उससे 50% कम पैसे भारत भूषण साहब ने इस फिल्म के लिए कोट किए विजय भट्ट को, क्योंकि भारत भूषण साहब इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा एक डर गए थे कि कहीं इस फिल्म में किसी और को कास्ट ना कर लिया जाए। इसलिए भारत भूषण साहब ने पैसे बहुत कम लिए, फिल्म को साइन किया। बाद में भारत भूषण साहब एक मीना कुमारी के साथ फिल्म कर चुके थे राम राज्य नाम की, एंड भारत भूषण साहब ने मीना कुमारी को भी रिकमेंड किया विजय भट्ट को। मीना कुमारी ने भी उस वक्त सुपरस्टारडम नहीं देखा था। मीना कुमारी को भी जो रोल ऑफर किया गया था गौरी का, एक गाँव की गोरी का रोल, और मीना कुमारी पर्सनली जो एक गाना नौशाद साहब ने उनको सुनाया था, तू गंगा की मौज में जमुना की धारा, उस गाने को जिस वे में मीना कुमारी को परफॉर्म करना था उस चीज़ को लेकर के मीना कुमारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, एंड मीना कुमारी इस टाइप की स्टोरी को करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थी, तो मीना कुमारी भी ऑन बोर्ड आ गई। बाद में बैजू बावरा जब 1952 में रिलीज़ हुई तो एक बहुत ही टाइट बजट में बनी हुई फिल्म थी। फिल्म का गाना इंडस्ट्री ये मान रही थी कि फिल्म का गाना सुपर डुपर फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि फिल्म में सारे ही गाने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के सॉन्ग्स थे और लोग हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक को उतना नहीं समझते थे। लेकिन उसके बावजूद नौशाद साहब और विजय भट्ट साहब ने किसी भी वे में फिल्म के गाने को टेम्पर करने की कोशिश नहीं की। विजय भट्ट साहब और नौशाद साहब इस बात पे अड़े रहे कि जिस हिसाब से उन्होंने गाने कंपोज करवाए हैं, जिस हिसाब से गानों को शूट किया गया है, वो ज़रूर लोगों को पसंद आएगा। 1952 में हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 5 साल ही हुए थे। उस वक्त कोई भी नहीं जानता था भारत भूषण साहब को, उस वक्त कोई भी नहीं जानता था मीना कुमारी को, उस वक्त कोई भी नहीं जानता था विजय भट्ट साहब को। फिल्म की ओपनिंग बैजू बावरा जब वो रिलीज़ हुई थी 5 अक्टूबर 1952 में, उस वक्त लोगों को इस फिल्म से बहुत कम उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म जब रिलीज़ हुई तो उसने बॉक्स ऑफिस पे तूफान मचा करके रख दिया। फिल्म ने 1952 में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया था हिंदुस्तान में, और फिल्म ने 15 लाख का बिजनेस किया था सोवियत यूनियन में। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भारत भूषण साहब और मीना कुमारी साहब रातों रात ग्लोबल सुपरस्टार्स बन गए, एंड विजय भट्ट साहब को एक मेजर पाथ ब्रेकिंग सिनेमैटिक माउंटेन मूविंग डायरेक्टर माना जाने लगा। बाद में दिलीप कुमार साहब ने जब ये फिल्म देखी तो दिलीप कुमार साहब को बहुत अफसोस हुआ कि वो एक ऐसी मैजिकल जादुई फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए। वो विजय भट्ट साहब के पास गए और उन्होंने इस बात का खेद जताया कि ऐसी फिल्म उनके हाथ से निकल गई। लेकिन बाद में दिलीप कुमार साहब ने भारत भूषण को कांग्रेचुलेट भी किया और भारत भूषण से ये भी कहा कि शायद जिस वे में भारत भूषण ने बैजू बावरा का रोल प्ले किया है उस वे में दिलीप कुमार वो रोल नहीं प्ले कर सकते थे। बैजू बावरा 1952 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, और बैजू बावरा का रिकॉर्ड बाद में 1957 में आई हुई फिल्म नया दौर ने तोड़ा, जब नया दौर ने 1 करोड़ 70 लाख का बिजनेस किया था 1957 में। अगेन फिल्म के स्टार्स नया दौर में दिलीप कुमार साहब और वैजयंती माला जी थी।